तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। ये मेरी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो है एंड इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से ट्राई हार्ड किया है ताकि मैं अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवा सकूँ एंड मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टर वॉन बस्करविल होता है। उसके आगे हमें बताया जाता है कि हाउंड के वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो कि अपने फैमिली एंड अपने फादर के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फॉल्स एलिगेशन लगाए गए होते हैं कि वो डीमन क्लैन से जुड़ा हुआ है और उसको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दिया गया होता है। और जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वो डिसाइड करता है कि अगर उसे दोबारा जिंदगी मिली तो वो कभी भी दोबारा हाउंड की जिंदगी नहीं जिएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे पालने के अंदर पड़े हुए होते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, मेरा मेरा शरीर मेरा शरीर इतना ज्यादा भारी क्यों लग रहा है और मेरे आसपास में इतना शोर क्यों है? क्या इसका मतलब? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ग्रैंड स्टेट ऑफ द बस्करविल फैमिली। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, ये तुच्छ बच्चे, यहाँ पे कोई भी स्पेशल बच्चा नहीं है। लगता है इस बार सारे कचरा ही इकट्ठा हो गए हैं। ये वाला थोड़ा ज्यादा ही शांत है। फिर वो एक आदमी से कहने लगता है कि इन सभी बच्चों को क्रेडल ऑफ सॉर्ट्स में ले आओ। फिर वान उस आदमी को देखने के बाद कहता है, ये आदमी यही सारे फसाद की जड़ है, इसी की वजह से मेरा एग्जीक्यूशन हुआ। इसके बाद हमारा वॉन सोचने लगता है, ये तो ह्यूगो की जवानी का टाइम है। अब मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, मैं विक्टर वॉन बस्करविल समय में पीछे आ चुका हूँ, जब मैं एक बच्चा था। फिर हमारा वॉन हमें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बता रहा होता है और कहता है, मैं अपनी पिछली जिंदगी में एक हाउंड हुआ करता था। मैं एक अवैध फैमिली से था और काफी खराब माहौल में मेरी ट्रेनिंग हुई। मेरा लॉयल रहने का एक ही रीजन था, मैं चाहता था कि मुझे सब लोग एक्नॉलेज करें, मेरी फैमिली, मेरे पिता, सब लोग। इसके बाद हमें बताया जाता है डिमोनिक रियल खुलने के 10 साल बाद ह्यूमंस एंड डीमंस के बीच में एक फाइट हुई थी जिसमें ह्यूमंस जीत गए थे और जो रिवॉर्ड उनके सबसे लॉयल हाउंड को मिला था वो था एग्जीक्यूशन। इसके बाद वॉन बताता है, वहां सिर्फ एक ही रीजन था जिसकी वजह से मुझे एग्जीक्यूट किया गया, कि हाउंड सबसे ज्यादा जानता है और अब मैं वैसी जिंदगी दोबारा नहीं जीऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा वान हिलने की काफी कोशिश कर रहा होता है और वो हिलते वक्त कह रहा होता है, मुझे अपना रिवेंज लेना है, पर ये बॉडी बहुत ज्यादा बेकार है, इसमें तो हिलना भी मुश्किल है। इसके बाद हमारा वान सोच रहा होता है, क्रेडल ऑफ सॉर्ड्स में जाना is a good opportunity. Right now, I need to get stronger. इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टिक्स रिवर के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि ये एक लेजेंडरी रिवर है जो कि बच्चों की बॉडी को काफी मजबूत बना देती है, पर हाँ इसमें एक लिमिट जरूर है कि वो कितना ज्यादा इसे एब्सॉर्ब कर सकता है। आगे हमें बताया जाता है कि इस लेजेंडरी रिवर तक पहुंचने के लिए क्रेडल ऑफ सॉर्ड से होकर गुजरना पड़ता है जो कि पूरी तलवारों से बनी हुई जगह है जहाँ चारों तरफ से तलवारें ही तलवारें हैं जिनके बीच में से होकर बच्चों को गुजरना पड़ता है। फिर हमारा वान बताता है, मेरी पिछली जिंदगी में मेरे सिबलिंग्स ने सारा का सारा इफेक्ट ले लिया था जिसकी वजह से मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया, पर इस बार सब कुछ अलग होगा। इस बार मैं इस रिवर की सारी ब्लेसिंग को ले लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा वान पानी के अंदर डूबता जा रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वान कह रहा होता है, सारा का सारा पानी मेरी बॉडी के अंदर मेरे जख्मों की वजह से जा रहा है। फिर वान कहता है, ये सोचना कि एक अच्छी शुरुआत बहुत बड़ा डिफरेंस लाएगी, मुझे इसे सहना ही होगा, चाहे ये कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। फिर हमें ह्यूगो का सीन दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है और कह रहा होता है, बैरीमोर, कितना समय बीत चुका है उस बच्चे को इस रिवर के अंदर। फिर वहाँ पे बैरीमोर ह्यूगो से कहता है कि यहाँ पे 7 मिनट उस बच्चे को इस रिवर के अंदर बीत चुकी है। 7 मिनट? वो मर जाएगा। बच्चे, तुम्हें अभी बाहर आ जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, ये आवाज तो ह्यूगो की है, तुझे क्या लगता है
मैं इतनी जल्दी बाहर आ जाऊंगा। फिर वॉन सोचता है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसे उसको एब्सॉर्ब कर लेना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वान की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। वो कहता है कि मुझे इसे सहना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हम एक हाथ देखते हैं जिसने एक बच्चे का पैर पकड़ा हुआ होता है, और वो और किसी का हाथ नहीं, ह्यूगो का हाथ होता है, जिसने वान को पकड़ा हुआ होता है और उस नदी से निकाला हुआ होता है। फिर ह्यूगो वान को देखने के बाद कहता है, जरा देखो तो इस बच्चे की ओर। इसके लिए स्टिक्स रिवर भी काफी नहीं थी जो इसने उसका पानी भी पी लिया, और इसके तो दांत भी निकले हुए हैं। फिर ह्यूगो बैरीमोर से पूछता है कि इस बच्चे का नाम क्या है, जिसके रिप्लाई में बैरीमोर कहता है कि ये बच्चा यंग मास्टर विकी वॉन बेस्करविल है। विकी, ऐसा लगता है बहुत लालची बेटा पैदा हो गया है। ह्यूगो की बात सुनने के बाद हमारा वॉन मनी मन कहता है, तुम्हें जितना एंजॉय करना है तुम कर लो ह्यूगो। और इसके बाद वॉन कहता है, फिलहाल मुझे टाइम अपने दांतों को नोकीला बनाने में बिताना है, और फिर जब समय आएगा फिर मैं इस पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा, वो भी मेरे खुद के हाथों से। सीन शिफ्ट होता है और हमें वॉन की पिछली जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। जब वॉन 8 साल का था तो लोग उसे टैलेंटेड एंड जीनियस बोलते थे, लेकिन उसकी फैमिली में सब लोग उसको बहुत मामूली माना करते थे। आगे हमें बताया जाता है जैसे जैसे वो बड़ा हुआ और 20 साल का हुआ तब उसने असैसिनेशन जैसे मिशन लेने स्टार्ट कर दिए थे, और जैसे ही वॉन 29 का हुआ उसे लगने लगा कि वो अपने दूसरे सिबलिंग्स के मुकाबले तलवारबाजी की सीमा पे पहुंच चुका है और वो इससे आगे नहीं बढ़ सकता। और जब वॉन 30 साल का हुआ तब डिमोनिक रियल्म खुल चुका था, और उसी के बाद से डिमोनिक रियल्म का इन्वेजन हुआ था। और जब वॉन 35 का हुआ तब उसे काफी सारी चीजों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसे काफी सारी चीजें सहनी पड़ी थी और मॉन्स्टर्स को भी मारना पड़ा था। और जब वॉन की एज 39 पहुंची तब जो फाइट थी ह्यूमंस एंड डीमंस के बीच में वो खत्म हो चुकी थी। और जब वो 40 साल का हुआ और जब रिवॉर्ड की बारी आई तो उसे रिवॉर्ड के तौर पे मिला सिर्फ मौत। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वॉन की आंखें खुलती है और वो कहता है कि ये कौन सी जगह है, क्या ये नर्सरी है? तो इसका मतलब मैंने सफलतापूर्वक स्टिक्स रिवर को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसके आगे वॉन कहता है कि मेरे पास पिछली जिंदगी से भी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद हमारा वॉन एक व्यक्ति को कुछ कहते हुए सुनता है कि आखिर मैडम इस चीज को यंग मास्टर वॉन के बेड पे क्यों रखना चाहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक औरत एक बक्से को वॉन के बेड पे रख के चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस बॉक्स के अंदर से एक सांप निकल रहा होता है, जिसे देखकर हमारा वॉन बोलता है, ये सांप तो एक ब्लडी मांबा है। इसके बाद हमारा वॉन सोचने लगता है, क्या उस लेडी ने इस सांप को मुझे मारने के लिए भेजा है? इसके बाद हमारा वॉन सोचने लगता है कि बास्करविल फैमिली में तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें मैडम के नाम से बुलाया जाता है। हो सकता है उसने यहाँ पर कंपटीशन खत्म करने के लिए ही इन सांपों को भेजा हो। आगे वो सोचने लगता है कि ये सांप यहाँ मौजूद सभी बच्चों को मार देंगे, इसलिए मुझे ही इन्हें मारना होगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो सांप वॉन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले ही वॉन उनकी गर्दन पकड़ लेता है और वॉन आगे सोचने लगता है कि जैसे कि बास्करविल फैमिली से उम्मीद थी। और उसके आगे वॉन कहता है कि मैं अपने इन्हीं 2 हाथों से बास्करविल फैमिली को खत्म कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नर्सरी के कुछ मेंबर्स देख रहे होते हैं कि आखिर कैसे वॉन ने उन सांपों को पूरी तरह से मारा हुआ होता है और कितनी आराम से वॉन वहाँ सो रहा होता है। इसके आगे में बताया जाता है कि जो औरतें वहाँ उस रात काम कर रही थी उन्हें टॉर्चर करने के बाद मार दिया गया होता है, और जो सांपों के होने का वहाँ रीजन होता है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। इसके आगे हमें बताया जाता है सिर्फ एक ही हाउंड ऐसा था जिसे सच के बारे में पता होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे क्लासरूम के अंदर बैठे हुए होते हैं। वहाँ का जो टीचर होता है वो बोलने लगता है, यंग मास्टर्स आज हम सीखेंगे तलवारबाजी के लेवल्स के बारे में, जिसमें वो सबसे पहले बताता है कि अगर आप तलवार में माना इम्ब्यूड नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब आप एक स्वॉर्ड बिगनर कहलाएंगे। फिर उसके बाद वह बताता है कि अगर आप तलवार में थोड़ा सा भी माना इन्फ्यूज कर सकते हैं तो इसका मतलब आप एक स्वॉर्ड एक्सपर्ट कहलाएंगे। इसके बाद वो बताता है कि अगर आपकी तलवार का माना लिक्विड लाइक फॉर्म में दिखाई देता है तो इसका मतलब आप एक स्वॉर्ड ग्रेजुएटर हैं। फिर आखिर में वो टीचर बताता है कि अगर आपकी ब्लेड का ऑरा सॉलिड हो जाता है तो ऑरा की फॉर्म आप चेंज कर सकते हैं।
जिसके बाद आप कहलाएंगे स्वॉर्ड मास्टर। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लासरूम में बैठे हुए बच्चे बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो वही स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है ना जो सर ह्यूगो यूज करते हैं। इसके बाद हमें वॉन को दिखाया जा रहा होता है जो कि सोच रहा होता है कि ह्यूगो तो पहले से ही एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुका था जब वो हमारी एज में था, इसलिए मुझे एज सेरेमनी से पहले अपनी सारी ताकत को वापस पाना होगा। फिर हमें टीचर को दिखाया जा रहा होता है जो कि कह रहा होता है कि यंग मास्टर विकेर फिर से अपने ख्यालों में खो चुके हैं। फिर से हमें वॉन को दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे वो टीचर वॉन के बारे में सोच रहा होता है। स्टिक्स रिवर में 7 मिनट रहने की वजह से उसे एक अच्छी फिजिक तो मिल चुकी है और जो कुछ भी मैं सिखाता हूँ उस चीज से वॉन 100 चीजें सीख लेता है और वॉन बाकी सबसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और वो टीचर आगे सोचता है कि वॉन की प्रोग्रेस देखकर पैट्रियार्क बहुत ज्यादा खुश होंगे। फिर से हमें वॉन को दिखाया जा रहा होता है जो कि सोच रहा होता है कि आखिर ह्यूगो को मारने के लिए उसे कितने साल लगेंगे। आगे हमें 3 जुड़वा स्टूडेंट्स को दिखाया जा रहा होता है जो कि वॉन की तरफ काफी इविल स्माइल दे रहे होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि वॉन को कोई पीछे की ओर गाली देते हुए धक्का दे रहा होता है। इसके आगे हमें दिखाया जाता है कि 3 स्टूडेंट्स वॉन को घेर के खड़े हुए होते हैं और बोलने लगते हैं कि हमने तुम्हारे बारे में बहुत सारे रूमर्स सुने हैं। उन तीनों में से एक लड़का बोल रहा होता है, जब तुम एक बच्चे थे तुम 7 मिनट तक स्टिक्स रिवर के अंदर रहे और तुमने सांपों को भी मार दिया था। फिर हम देखते हैं कि वान इन तीनों को देखने के बाद सोच रहा होता है कि मैं इन तीनों को काफी अच्छे से जानता हूँ। तीनों वही थे जिन्होंने वॉन के पीछे से खंजर घोंपा था जब वॉन अपनी मानहानि से बच के भाग रहा था। फिर वॉन हमें आगे बताता है ये मेरी पिछली जिंदगी में ह्यूगो के ट्रिपलेट्स के नाम से जाने जाते थे। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि वो तीनों कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और यहाँ पे वॉन सोच रहा होता है कि ये तीनों आगे चल के बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाले हैं, इसलिए ये सुझाव काफी सही रहेगा कि मैं इन्हें अभी इनकी औकात याद दिला दूं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन 3 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने वान के ऊपर एक चाकू तना दिया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो स्टूडेंट वान से कहने लगता है कि स्टिक्स रिवर में ज्यादा समय रहने से जो बॉडी होती है वो स्टील की बन जाती है, इसका मतलब तुम्हें अगर हम हर्ट भी करें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली और तुम इससे मरोगे भी नहीं। सही कहा ना। इसके बाद हम देखते हैं कि वान ने उनमें से एक की उंगली काट दी होती है बिना उनके पता लगे। यहाँ पे वो तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर लेकिन उनमें से एक बोलता है मैं तो बहुत ज्यादा डर गया हूँ क्योंकि मेरी उंगली ही कट चुकी है। जिसको देखने के बाद बाकी दोनों जुड़वा कहने लगते हैं कि चलो हम वापिस चलते हैं और तुम्हारी उंगली को प्लीज से कहकर लगवा देते हैं। जिसको सुनने के बाद वॉन कहता है कि आखिर तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ से जा रहे हो। इसके तुरंत बाद उनमें से एक जुड़वा वॉन पर अटैक करते हुए कहता है तुम तुम कमीने, क्या तुम भूल गए कि हम तुमसे 1 साल बड़े हैं। इसके तुरंत बाद हमें दिखाया जाता है कि वान को उसके अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता है और वान उससे कहता है कि क्या तुम भूल गए कि ये बस्करविल फैमिली है, इसके अंदर टैलेंट एज से ज्यादा मैटर करता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वान उसका हाथ मरोड़ते हुए कह रहा होता है क्यों ना हम इस खेल को थोड़ा और जारी रखें। कहानी की इस जगह से मैं वान को विकेट पढ़ने वाला हूँ। तो अब हम देखते हैं विकेट ने जिस लड़के का हाथ मोड़ा हुआ होता है वो कहने लगता है जो रूमर्स थे वो बिल्कुल सही थे इसके बारे में। अब हम आगे देखते हैं विकेट ने उस लड़के के मुंह पे बहुत जोरदार पंच मारा होता है जिसकी वजह से उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून आने लगता है, जिसको देखने के बाद उसके बाकी दोनों भाई बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद उन दोनों भाइयों में से एक भाई बोलने लगता है तुम कमीने। ऐसा कहते हुए वो लड़का विकेट के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही विकेट उसके मुंह पे एक लात जड़ देता है। अब हम आगे देखते हैं कि उनमें से बचा हुआ जो लास्ट भाई था वो जमीन पे डर की वजह से गिर जाता है, जिसे देखने के बाद विकेट बोलता है इतना डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे घाव को सही समय पर ट्रीट किया जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं विकेट कहने लगता है लेकिन मैं तुम्हें इस रूम को छोड़ के जाने नहीं दूंगा, और विकेट आगे कहने लगता है कि अब तुम्हें इसी दर्द के साथ अपनी जिंदगी जीनी होगी। इसके बाद विकेट कहने लगता है कि मैं अब इतना भी बुरा नहीं हूँ जो तुम लोगों को यहाँ से जाने ना दूं, तुम में से एक यहाँ से जा सकता है लेकिन सिर्फ एक। ये सुनने के बाद वो लड़का कहने लगता है क्या सच में मैं यहाँ से जा सकता हूँ। फिर वो लड़का विकेट से पूछने लगता है कि हम में से कौन यहाँ से जा सकता है। विकेट बोलता है क्यों ना ये चीज तुम खुद ही डिसाइड कर लो। उनकी तरफ एक खंजर फेंक देता है और साथ में विकेट कहता है कि मैं ज्यादा समय तक वेट नहीं करूंगा तो इसे जल्दी खत्म करो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम में से एक को तो जीना चाहिए। जिसके बाद वो तीनों जुड़वा सोच में पड़ जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। अब हमारा विकेट इन सारी आवाजों के काफी ज्यादा मजे ले रहा होता है और विकेट कहता है जो ट्राइटेंट थे बस्करविल फैमिली के वो अब अलग होने लगे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रूम की विंडो दिखाई जाती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बैरीमोर पैट्रियार्क से कुछ कह रहा होता है और वो पैट्रियार्क को बता रहा होता है रूबी माइंस के अंदर मॉर्ग क्लान के साथ साथ एक और सिचुएशन पैदा हो गई है
आगे बैरीमोर बताता है कि मॉक क्लान रूबी माइंस को अपना बता रहे हैं। इन सभी बातों को सुनने के बाद पैट्रियार्क बोलता है कि हम आगे आने वाले समय में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। आगे पैट्रियार्क बोलता है, क्या ऐसा और कुछ भी है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? जिसके रिप्लाई में बैरीमोर बोलता है कि मैं इवैल्यूएशन के बारे में भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको मास्टर विकिर के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे फिर वो बताता है कि मास्टर विकिर ने सबसे ज्यादा मार्क्स गेन किए हैं रिटर्न एग्जाम के अंदर। जिसको सुनने के बाद पैट्रियार्क यानी कि ह्यूगो बोलता है, अच्छा तो ऐसा है। जिसके आगे ह्यूगो बोलता है, जुवेनाइन फोर्ट्रेस के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम कब होने वाला है? जिसके रिप्लाई में बैरीमोर बोलता है कि 5 दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा। अब आगे बैरीमोर बताता है, जो गार्डियन नाइट्स थे उन्होंने पहले ही सारी जगह को खाली कर दिया है और सारी प्रिपरेशंस को भी कंप्लीट कर दिया है, जिसका मतलब है फोर्ट्रेस अभी तक खाली हो चुका होगा। इसके आगे बैरीमोर बोलता है, माय लॉर्ड एक और चीज है जो मैं फोर्ट्रेस के रिगार्डिंग आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ पे वो बताता है कि एक काफी बड़ी फाइट यंग मास्टर के बीच में हुई है। जिसको सुनने के बाद ह्यूगो बोलता है, एक बड़ी फाइट? जहाँ आगे ह्यूगो पूछता है कि उनमें से कितने लोग मारे गए। जिसके रिप्लाई में बैरीमोर बोलता है कि कोई इतनी बड़ी कैजुअलिटीज तो नहीं हुई, लेकिन उन लोगों को काफी चोटें जरूर आई है, जिनमें से एक की उंगली टूट गई है, एक के दांत टूट गए हैं और साथ में एक का जबड़ा हिल गया है। आगे बैरीमोर बताता है कि ऑफ कोर्स उन लोगों को कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो अब नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से ट्रीट हो चुके हैं, लेकिन उनकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। इन सभी बातों को सुनने के बाद ह्यूगो बोलता है कि उन तीनों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि वो काफी ज्यादा क्लोज थे। जिसको सुनने के बाद बैरीमोर बताता है कि नहीं, उन लोगों ने आपस में लड़ाई नहीं की थी, उन्होंने किसी और यंग मास्टर से लड़ाई की थी। आगे बैरीमोर बताता है, जिस इंसान ने उन तीनों को इंजर्ड किया था वो हमारे 8 साल के एक यंग मास्टर हैं, और वो यंग मास्टर और कोई नहीं विकिर है, जिनके पास रिटन एग्जाम में क्लास के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। इन बातों को सुनने के बाद ह्यूगो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें विकिर को ह्यूगो के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा विकिर बहुत ही सीधा बच्चा बन के खड़ा होता है। विकिर को देखने के बाद ह्यूगो बोलता है कि तुम तो लास्ट टाइम से काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, और ह्यूगो को देखने के बाद हमारा विकिर ह्यूगो को हेलो कर रहा होता है। इसके बाद ह्यूगो विकिर से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने अपने सीनियर क्लास के ट्रिपलेट्स को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया है। जिसके रिप्लाई में विकिर ह्यूगो से बोलता है, अगर आप उन तीनों जुड़वा भाइयों की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपना ट्रीटमेंट पहले ही ले लिया है और अब वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनने के बाद ह्यूगो विकिर से बोलता है कि मैं फिजिकल डैमेज की बात नहीं कर रहा था, तुमने जो उन्हें मेंटल डैमेज दिया है मैं उसकी बात कर रहा था। ह्यूगो विकिर से आगे बताता है कि उन तीनों का कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, खाना पीना रहना सब कुछ वो अलग करने लगे हैं और उनकी पूरी रिलेशनशिप कई हिस्सों में बढ़ चुकी है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत था? ये सुनने के बाद विकिर बोलता है, गलत? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? ह्यूगो कहता है, तुमने अपने भाइयों को पूरी तरह से खराब स्थिति में डाल दिया है। विकिर ऐसा सुनने के बाद बैडस तरीके से बोलता है कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ और ज्यादा ताकतवर इंसान आखिर कैसे गलत हो सकता है। विकिर की इस बात को सुनने के बाद ह्यूगो विकिर से कहता है, तुमसे पहले तुम्हारे भाई मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि हम विकिर को माफ कर देंगे, तो क्या तुम्हें अभी भी कोई भी पछतावा नहीं है? आगे ह्यूगो विकिर से बोलता है कि ताकतवर सबसे ऊपर रहेगा और कमजोर होना एक अपराध है। लगता है तुम हमारी इस फैमिली के इस मोटो को अच्छे से समझ चुके हो। आगे हम देखते हैं ह्यूगो बैरीमोर से कहता है कि इसको फूड स्टोरेज में से कोई सा भी स्नैक लेने दो। ये सुनने के बाद विकिर कहता है, क्या मैं चॉकलेट ले सकता हूँ? आगे हम देखते हैं बैरीमोर और विकिर फूड स्टोरेज की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी ह्यूगो विकिर को आवाज देते हुए कहता है, माय सन, कोशिश करना कि तुम इवैल्यूएशन में काफी अच्छा करो और किसी भी डायरेक्ट डिसेंडेंट से हारना मत। जिसके रिप्लाई में विकिर कहता है, यस माय लॉर्ड। अब हमें एक स्टोरेज का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी हुई होती हैं और इस जगह के बारे में हमें बताया जा रहा होता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे रखी हुई चॉकलेट मॉक क्लैन के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि बैरीमोर विकिर को बता रहा होता है कि यहाँ पे रखी हुई चॉकलेट सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी की होती है, लेकिन विकिर बैरीमोर से कहता है कि मुझे बनी हुई चॉकलेट नहीं चाहिए। बैरीमोर कहता है, माफ करिए आपने क्या कहा? विकिर बैरीमोर को बताता है कि मुझे कोको बीन्स चाहिए। आगे विकिर बताता है कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छे अरोमा वाली बीन्स चाहिए। इस चीज को सुनने के बाद बैरीमोर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आगे हम देखते हैं विकिर के पीछे मौजूद एक शेफ बोलने लगता है कि ये जो बीन्स हमने आपको दी है इनका अरोमा सबसे ज्यादा हाई है और इसकी एक बीन से 100 लीटर से भी ज्यादा चॉकलेट बनाई जा सकती है। अब हम विकिर के पीछे बैरीमोर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि इस तरीके की बीन्स को खाना
हो सकता है कि वो चॉकलेट को बहुत ज्यादा पसंद करते हो। विकिर के पीछे खड़ा हुआ शेफ विकिर से पूछने लगता है, यंग मास्टर क्या आप चाहते हैं कि हम इन बीन से आपके लिए चॉकलेट बनाएं? जिसके रिप्लाई में विकिर शेफ से कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जैसी है मैं इन्हें वैसे ही ले जाऊंगा। यहाँ पर बैरीमोर सोचने लगता है, क्या यंग मास्टर का टेस्ट ऐसा ही है? आगे हमें बताया जाता है कि विकिर कभी भी चॉकलेट्स को खाना नहीं चाहता था। उसने ये चॉकलेट्स तो किसी और काम के लिए ही ली थी, जिनका यूज वो प्रैक्टिकल एग्जाम में करने वाला था। इसके आगे हमें विकिर को दिखाया जाता है, जो कि मन ही मन सोच रहा होता है कि इस दिन से बस्करविल क्लैन पे एक ऐसी आपदा आएगी जो कि कभी नहीं आई। आगे हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में बस्करविल फैमिली बरसर्कर फैमिली के नाम से भी जानी जाती है, जहाँ के बच्चों को अर्ली एजुकेशन दी जाती है। और इस एजुकेशन के बारे में हमें थोड़ा सा बताया जाता है। जब वो अपने पहले कदम रखने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उन्हें बेसिक स्टैमिना को बढ़ाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ाया जाता है और कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। जब सोने का समय आता है तो उन्हें मॉन्स्टर की लाश के दौरे सोना पड़ता है, ताकि वो अपने आसपास के वातावरण में अच्छे से घुल पाए। और जब ये पूरा का पूरा पीरियड खत्म हो जाता है तब जो यंग हाउंड्स होते हैं वो अपना इवोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, और इसी की वजह से बस्करविल फैमिली को बरसर्कर फैमिली भी कहा जाता है। अब हमें प्रैक्टिकल एग्जाम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे मौजूद इंस्ट्रक्टर एग्जाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बता रहा होता है। यहाँ पे सबसे पहले वो इंस्ट्रक्टर बताता है कि पहाड़ के अंदर एक ऐसी जगह है जो कि पूरी तरह से मॉन्स्टर से भरी हुई है। आप सभी को उस जगह को पार करते हुए नोयर माउंटेन पे पहुंचना है। इसके बाद वो इंस्ट्रक्टर बोलता है, यंग मास्टर्स, इस एग्जाम के काफी सिंपल रूल्स हैं। यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्टर का नाम पैवलोव बताया जाता है, लेकिन हम इसे इंस्ट्रक्टर ही बुलाएंगे। आगे वो इंस्ट्रक्टर बताने लगता है कि आप लोगों को यहाँ सरवाइव करने के लिए 1 महीना यहाँ गुजारना होगा। काफी सारे बड़े और ताकतवर मॉन्स्टर्स को भी मारना होगा। आगे वो इंस्ट्रक्टर बताता है कि आप लोगों को इन दोनों बातों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठाना होगा। साथ में वो इंस्ट्रक्टर बताता है कि अगर आप लोग सरवाइव कर पाए तो आप लोगों को 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे, और अगर आप बिना किसी चोट के सरवाइव कर पाते हैं तो आप लोगों को 30 पॉइंट्स दिए जाएंगे। और अगर आपकी वजह से दूसरे यंग मास्टर सरवाइव करने में फेल हो जाते हैं और आप सरवाइव करने में पास हो जाते हैं तो आपको 50 पॉइंट्स दिए जाएंगे। और साथ में अगर आप दूसरों का बैज, जो कि आप सभी को दिया गया है, वो लेने में सफल हो जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाएंगे। आगे वो इंस्ट्रक्टर बताता है कि अगर आप मर जाते हैं तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे, और यहाँ पे कोई भी 100 पॉइंट्स नहीं है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सर ह्यूगो का लेसन याद रखेंगे कि एक तलवारबाज तभी मर जाता है जब वो घमंडी बन जाता है। इसके आगे हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर थोड़ी सी वार्निंग भी दे रहा होता है, जहाँ पे वो बताता है कि इस पहाड़ पे एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी है, तो मैं कहूंगा कि आप उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ना जाए और जो एरिया आपको गिवन है आप वहीं जाए। अब हम यहाँ देखते हैं कि कुछ बच्चे विकिर के बारे में बात कर रहे होते हैं, कैसे ये स्टिक्स रिवर के अंदर 7 मिनट तक रहा और सांपों को भी मारा, और क्लास में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स भी इसी के हैं। अब देखना ये है कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसा करता है। अब हम विकिर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, नोयर माउंटेन, काफी समय हो गया है यहाँ पर आए हुए। इसके बाद हम 3 जुड़वाओं को देखते हैं जो कि विकिर को देखकर थोड़ा डर रहे होते हैं और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेते हैं। आगे हम इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, इस बेल के बजते ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो बेल बजती है एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तुरंत बाद ही सभी बच्चे अपने प्लेस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मुझे उस जगह पहुंचना होगा जिसको मैंने पिछले एग्जाम में देखा था। उसके पीछे 2 और बच्चे भी आ रहे होते हैं, जिनमें से एक बोलता है तुम अकेले सर्वाइव नहीं कर पाओगे, जबकि दूसरा बोलता है कि मैं उसे फॉलो करूंगा और उससे वो जगह छीन लूंगा। आगे हमें उन्हीं तीनों जुड़वा भाइयों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक बोलता है जाओ जाके उनकी जगह छीन लो, लेकिन दूसरा बोलता है कि मुझे ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि तीसरा बोलता है कि मैं चीजें अपने हिसाब से करूंगा तो तुम भी अपने हिसाब से करो। इसके बाद हमें इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है फाइनली ये चीज स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे वो आगे बताता है कि इस एग्जाम में किसी को भी मारने के लिए उकसाया नहीं गया है और किसी को मारना मना भी नहीं है, लेकिन इससे उनका ही नुकसान है क्योंकि इससे उन्हीं के पॉइंट्स घट जाएंगे, इसलिए कोई भी डायरेक्टली किसी को मारने का ट्राई नहीं करेगा। खैर जो शैडो डॉग्स हैं वो अपना काम बखूबी करेंगे ताकि जो मुसीबतें हैं थोड़ी कम रहे। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है और वो किसी को देख रहा होता है, और वो इंसान और कोई नहीं विकिर होता है, जिसको देखने के बाद वो आदमी सोचता है कि ये एरिया तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया के काफी पास में है, तो यंग मास्टर विकिर आखिर कहाँ जा रहे हैं। आगे वो आदमी विकिर को देखने के बाद सोचने लगता है क्या विकिर अपने आप को बहुत ज्यादा जीनियस समझता है, और अगर ऐसा है तो मैं इसकी स्किल्स को जरूर देखना चाहूंगा। इसके बाद हमें एक सूखा पेड़ दिखाया जाता है, जिसको देखने के बाद विकिर बोलता है क्या वो चीज यही थी। अब आगे विकिर बोलता है अब जबकि ये जमीन काफी ज्यादा सॉफ्ट है तो ये बिल्कुल सही रहेगी। इसके आगे विकिर बोलता है
कि अब जबकि मैंने यहाँ रहने का डिसीजन ले ही लिया है तो क्यों ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ और एक छोटा सा ब्रेक भी ले लूँ। ऐसा सुनने के बाद जो आदमी विकेट के ऊपर नजर रखे हुए था वो सोचने लगता है, क्या एक ब्रेक? अब हम देखते हैं जहाँ पर सब बच्चे लड़ रहे होते हैं अपनी जगह के लिए, वहीं पर दूसरी तरफ हमारा विकेट अपने सोने के लिए जगह तैयार कर रहा होता है। विकेट को देखने के बाद उस आदमी का रिएक्शन बहुत ज्यादा फनी होता है। उसी के साथ में वो सोचने लगता है कि आखिर कितना समय बीत चुका है जब से ये सिर्फ रेस्ट कर रहा है, खाना इकट्ठा कर रहा है और इक्विपमेंट को इकट्ठा कर रहा है। क्या ये किसी चीज की प्लानिंग कर रहा है या कुछ छुपा रहा है? तो क्या इसके बारे में सारी अफवाहें झूठी थी? अगर ऐसा ही है तो फिर इसे ऑब्जर्व करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हम देखते हैं विकेट को उस आदमी के बारे में पहले से ही पता होता है और कहने लगता है आखिरकार वो चला गया। आगे विकेट सोचने लगता है कि ऐसे कैंपिंग करना मुझे पुराने समय की याद दिला रहा है, कैसे उसके लीडर काकाओ बीन्स का यूज करके फिश की स्मेल को कम कर देते थे। अब विकेट बोलता है जो दखल दे रहा था वो तो चला गया और मैंने सारी तैयारियां कर ली है, तो क्या शिकार करना शुरू करना चाहिए? कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें रेस्ट्रिक्टेड एरिया का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारे विकेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे विकेट सोच रहा होता है इस पॉइंट से रेस्ट्रिक्टेड एरिया शुरू होता है, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में मैं यहाँ काफी बार आ चुका हूँ। आगे हमें दिखाया जाता है कि विकेट ने एक जगह को ढूंढ लिया होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है एक ऐसी गंध जो मेरी नाक को चीरती हुई जा रही है और ये जली हुई टहनियाँ, मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ कि उस चीज का रहन सहन यही है। तभी हमारा विकेट कुछ नोटिस करता है और वो देखता है एक बर्निंग स्टूल, जो कि एक मॉन्स्टर की ड्रॉपिंग होती है और ड्रॉपिंग से मतलब यही है जो आप टॉयलेट के अंदर करते हैं, इसी चीज को ड्रॉपिंग बोला गया है। इसके बाद हमें एक मॉन्स्टर के मुंह को दिखाया जाता है जिसके बारे में विकेट सोच रहा होता है कि यहाँ तो सिर्फ एक ही मॉन्स्टर ऐसा है जो कि इस तरीके की ड्रॉपिंग करता है। जब विकेट उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो कहने लगता है मेरी पिछली जिंदगी में मुझे ये काफी अनोइंग लगता था, लेकिन इसे अब देखने के बाद तो मैं काफी खुश हूँ। अब यहाँ पर विकेट इस मॉन्स्टर का नाम हेल हाउंड बताता है। यहाँ हमें हेल हाउंड के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि एक P+ रैंक का मॉन्स्टर है, इसकी हाइट 3 मीटर की है और ये एक हेल का कुत्ता है। ये एक ऐसा दानव है जिसने ऑयल वर्ल्ड की सारी हेल फायर को निगल लिया था। दी हेल हाउंड। विकेट यहाँ बता रहा होता है कि अपनी पिछली जिंदगी में जब वो 18 साल का था तब भी वो इनमें से एक को भी हरा नहीं पाता था और जाहिर सी बात है 8 साल का होने की वजह से इसे हराना इम्पॉसिबल है। हालांकि फिर भी मैं एक ऐसा तरीका जानता हूँ जिसकी वजह से एक बच्चा भी हेल हाउंड को हरा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे की ओर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हेल हाउंड के अटैक को विकेट डॉज कर लेता है और डॉज करते वक्त बताता है कि इनकी सबसे पहली कमजोरी है कि इनका एक ही डायरेक्शन में भागना, क्योंकि इन्हें डायरेक्शन बदलने में काफी दिक्कत होती है। विकेट को उसका अटैक डॉज करते देख हेल हाउंड काफी गुस्सा हो जाता है। फिर हमारा विकेट बोतल में से पानी गिराते हुए हेल हाउंड की दूसरी कमजोरी के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है हेल हाउंड को पानी से काफी ज्यादा डर लगता है, चाहे पानी कितना ही कम क्यों ना हो वो उसे कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनकी स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है। आगे वो बताता है कि कैनाइन मॉन्स्टर्स जब भी मूव करते हैं वो अपनी काफी सारी वीकनेस को एक्सपोज कर देते हैं, जैसे कि भागते वक्त हमला करने के लिए मुंह खोलना। आगे हम देखते हैं विकेट ने हेल हाउंड की तरफ कोई छोटी चीज फेंकी होती है और ऐसा करते वक्त विकेट हेल हाउंड के अटैक से भी बच जाता है। अब हम देखते हैं हेल हाउंड को अपने मुंह के अंदर कुछ तो फील हो रहा होता है। इससे पहले कि हेल हाउंड कुछ समझ पाता वो जमीन पे गिर जाता है, जिसके बाद विकेट बता रहा होता है कैनाइन मॉन्स्टर्स के लिए चॉकलेट एक पॉइजन का काम करती है। अगले पल हम देखते हैं हेल हाउंड के मुंह से एक ग्रीन कलर का लिक्विड निकल रहा होता है, जिसको एक्सप्लेन करते हुए विकेट बताता है कि एक ब्लडी बीन जिससे 100 लीटर तक की चॉकलेट बनाई जा सकती है। इसी वजह से ये काफी ज्यादा जाहिर है कि वो कैनाइन मॉन्स्टर्स के साथ क्या कर सकती है। अगले ही पल विकेट कहने लगता है कि शायद हेल के हाउंड्स भी चॉकलेट का सामना नहीं कर सकते। इसके बाद विकेट बोलने लगता है कि ये सबसे पहले हेल हाउंड के दिल और पेट पे अटैक करता है, जिन पार्ट्स को मजबूत पसलियों ने कवर करके रखा हुआ होता है। इसलिए जहाँ मुझे निशाना लगाना है जहाँ पे इनकी पसलियां ना हो, और वो जगह है किडनी। ऐसा कहने के तुरंत बाद ही विकेट अपनी तलवार उसकी बॉडी में घुसेड़ देता है और जहाँ पे विकेट ने तलवार घुसेड़ी थी उस जगह से एक तरह की एनर्जी निकलने लगती है, जिस एनर्जी को विकेट सोख रहा होता है और सोखते वक्त बताने लगता है कि एक तरह की एनर्जी है जिसको एक्सपी या कर्मा भी बोला जाता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर इतने ताकतवर होते हैं। एनर्जी सोखने के बाद विकेट अपनी तलवार को हवा में चला के देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरी तलवार तो अब पहले से भी ज्यादा हल्की लग रही है। और आगे विकेट बोलता है अगर मैं इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो मैं जल्द ही अपनी सारी ताकत को वापस ले पाऊंगा। अचानक से विकेट कुछ नोटिस करता है
कि कई सारे हेल हाउंड उसके पीछे खड़े हैं। इन हेल हाउंड्स को देखने के बाद विकिर कहता है शायद इन्होंने उस पहले वाले की चीखें सुन ली होंगी। और उसके आगे विकिर कहता है क्या तुम मुझसे बदला लेने आए हो? अगले ही पल हम हेल हाउंड्स को देखते हैं जो कि किसी से बहुत ज्यादा ही डर रहे होते हैं। विकिर इस चीज को नोटिस करता है और सोचता है क्या ये लोग 8 साल के बच्चे से डर रहे हैं? आगे विकिर सोचता है हेल हाउंड एक ऐसी प्रजाति है जो कि किसी के सामने भी अपना समर्पण नहीं करती है, चाहे वो मर ही क्यों न जाए। विकिर पीछे की ओर मुड़ते हुए सोचता है तो क्या इसका मतलब? जिसके अगले ही पल हमें 3 सिर वाला मॉन्स्टर दिखाया जाता है, जिसको देखने के बाद विकिर बोलता है एक सेरेबेरस? ये तो एक A+ रैंक का मॉन्स्टर है। आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो 7th रिज में रहने वाला मॉन्स्टर है ना, तो ये 1st रिज में क्या कर रहा है? विकिर देखता है कि सेरेबेरस की बॉडी से काफी खून निकल रहा होता है। विकिर आगे सोचने लगता है कि अब जबकि मैं इसे गौर से देख रहा हूँ तो इसकी बॉडी में कई सारे तीर लगे हुए हैं, तो क्या इसका मतलब कोई इसे मारने की कोशिश कर रहा था? खैर जो भी है, यही मेरा मौका है। एक घायल A+ रैंक का दानव, मुझे इसे कैसे भी करके मारना होगा। आगे हमें बताया जाता है कि विकिर अपनी पूरी पावर को अभी तक छुपा रहा था। हमें बताया जाता है कि विकिर ने स्वॉर्ड एक्सपर्ट की टेक्निक को पहले ही सीख लिया था, जो कि 3रे नंबर की टेक्निक है बस्करविल फैमिली में, जिसे सीखने के लिए बाकी हाउंड्स को काफी साल लग जाते हैं। और अब मानव को अपनी तलवार में इन्फ्यूज करने के बाद विकिर अपना अटैक सेरेबेरस की ओर करने चल देता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं विकिर ने अपना अटैक सेरेबेरस के ऊपर कर दिया होता है, लेकिन सेरेबेरस के एक सिर ने विकिर के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन विकिर उसके अटैक से बच जाता है और उसी के ऊपर पलटवार कर देता है। फिर विकिर थोड़ा पीछे आता है और सोचने लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक घायल सेरेबेरस को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें बताया जाता है विकिर ने अपनी पिछली जिंदगी में ही अपनी तलवारबाजी को काफी अच्छे से तराश लिया था, और अब तो विकिर के पास स्टिक्स रिवर की ब्लेसिंग भी है और विकिर के सारे पैतरे सेरेबेरस के ऊपर काफी अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन इन हमलों की वजह से सेरेबेरस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसे देखने के बाद विकिर कहता है मुझे लगा था कि ये काम करेगा। अगली पल हम देखते हैं विकिर के ऊपर सेरेबेरस ने बहुत ही खतरनाक हमला कर दिया होता है, जिसकी वजह से विकिर की तलवार टूट जाती है और साथ में वो हमला विकिर को लग भी जाता है। इस हमले की वजह से विकिर दूर जाके एक पेड़ से टकरा जाता है और उसके मुंह से काफी खून निकल रहा होता है। आगे हमें सेरेबेरस के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। ये एक A+ रैंक का मॉन्स्टर है। इसका साइज 7 मीटर का होता है और इसे वॉच डॉग ऑफ दी हेल भी बुलाया जाता है। हम देखते हैं विकिर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद विकिर होश में भी आ जाता है और विकिर सोचने लगता है क्या मैं थोड़ी देर के लिए अभी बेहोश हो गया था? मैंने एक सीधा अटैक सेरेबेरस से खाया है, तो मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? मुझे अभी भी अपने बाएं हाथ में दर्द महसूस हो रहा है। क्या मेरा हाथ टूट चुका है? तभी विकिर अपने हाथ की तरफ देखता है जिस पर बहुत बड़ा घाव बन चुका होता है और उससे काफी खून भी निकल रहा होता है। आगे विकिर सोचता है भले सेरेबेरस घायल क्यों ना हो, लेकिन उसके अटैक को ऐसे रोकना क्या ये स्टिक्स रिवर का इफेक्ट है? इसके अगले ही पल सेरेबेरस विकिर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको विकिर डॉज कर लेता है। डॉज करते वक्त विकिर सोचता है डैमेज अभी भी बाकी है, अगर मैंने एक और अटैक खाया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में एक एक्सपीरियंस्ड हंटर को बचने का तरीका ढूंढना ही पड़ता है, और सबसे बढ़िया सुझाव होगा कि अपनी दुम दबा के यहाँ से भाग लो। जैसे ही विकिर भागने लगता है सेरेबेरस भी उसका पीछा करने लगता है। वहीं पर विकिर भागते भागते सोचने लगता है अगर सेरेबेरस घायल ना होता तो मैं अभी तक 2 हिस्सों में बट चुका होता। मुझे बारबेरियन ट्राइब का शुक्रिया करना चाहिए। आगे विकिर सोच रहा होता है कि अगर मैंने उस आयरन फेंस को पार कर लिया तो मैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर आ जाऊंगा। कुछ सेकंड बाद हम देखते हैं विकिर उस आयरन फेंस से कूद रहा होता है और कूदते वक्त सोच रहा होता है कि मुझे उस जगह पहुंचना ही होगा जहां पे मैंने सारी चीजें प्रिपेयर करके रखी थी, उसी की वजह से मैं जीत सकता हूं। लेकिन अगर मैं वहां नहीं पहुंच पाया तो मैं मारा जाऊंगा। आगे विकिर भागते भागते सोचने लगता है कि वो जगह यहीं कहीं तो थी, आखिर कहाँ चली गई? फिर उसे वो जगह मिल भी जाती है और कहने लगता है वो रही वो जगह, और वो सोचने लगता है बस थोड़ी सी दूर और है, बस थोड़ी सी दूर और थोड़ी सी दूर, मैं पहुंच ही चुका। तभी हम देखते हैं कि सेरेबेरस विकिर के काफी करीब आ चुका है। उसी समय विकिर वहां पे पहुंच चुका होता है और वहां से छलांग लगा देता है, और विकिर के पीछे सेरेबेरस भी छलांग लगा देता है। और जैसे ही सेरेबेरस विकिर को खाने वाला होता है तभी सेरेबेरस का पैर एक जगह पे पड़ता है, जिसकी वजह से सेरेबेरस उस गड्ढे में गिर जाता है और उसके बाद विकिर भी जमीन पे गिर जाता है। जमीन पे गिरने के बाद विकिर कहता है क्रैडल ऑफ स्वर्ड्स में तुम्हारा स्वागत है सेरेबेरस। इसके बाद विकिर जमीन से उठते हुए कहने लगता है कि मेरा ये सोचना कि मैं एक जाल का यूज करूंगा ताकि हेलहाउंड को हराने के बाद मैं सेरेबेरस को कैप्चर कर पाऊं, बिल्कुल सही था। इसके बाद विकिर सोचने लगता है सेरेबेरस भी हेलहाउंड की तरह ही सिमिलर प्रजाति है, क्योंकि ब्लडी बीन्स इनके खिलाफ भी जहर का ही काम करती है। और इसी जगह पर हम देखते हैं सेरेबेरस के दोनों सिर मर चुके होते हैं, जिसकी वजह से सेरेबेरस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगली पल हमें दिखाया जाता है कि विकिर अपना एक अटैक करने के लिए रेडी होता है
और विकिर बोल रहा होता है, अब जबकि तुम एक हाई रैंक के दानव हो तो तुम इतनी जल्दी तो नहीं मरोगे, है ना। जिसके तुरंत बाद ही विकिर अपना अटैक सेरेब्रस के ऊपर कर देता है और वो अटैक सेरेब्रस को लग भी जाता है, जिसकी वजह से सेरेब्रस को काफी दर्द होने लगता है और वो गुस्से से विकिर की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा विकिर काउंटिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन इसी दौरान सेरेब्रस विकिर की ओर बढ़ रहा होता है और वो विकिर के काफी करीब आ जाता है। पर जैसे ही विकिर की काउंटिंग खत्म होती है, सेरेब्रस जमीन पे गिर जाता है। अब विकिर काफी राहत की सांस ले रहा होता है क्योंकि उसने सेरेब्रस को मार दिया होता है। आगे विकिर बताता है, बिल्कुल 7 कदमों में ये मर गया, इसका मतलब अफवाहें बिल्कुल सही थी। विकिर बताता है जो लकड़ी का भाला सेरेब्रस की ओर उसने फेंका था वो कोई आम भाला नहीं था, उसके ऊपर ब्लडी मांबा का फैंग लगा हुआ था और इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर इसका जहर आपकी बॉडी में चला जाए तो आप 7 कदम से ज्यादा नहीं चल सकते। और इस फैंग को मैंने तभी छुपा लिया था जब मैंने अपने बचपन में एक ब्लडी मांबा को मारा था। अब विकिर सेरेब्रस की एनर्जी को सोख रहा होता है और बोलने लगता है, आखिरकार इसके तीनों सर मारे गए। तुरंत बाद ही विकिर को ख्याल आता है कि अब मैं इसकी बॉडी को वापस कैसे लेके जाऊंगा। इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये घाव की वजह से मर गया है। आगे विकिर सोचने लगता है, शायद जो आदमी मुझ पे नजर रखे हुए था वो मेरा गवाह बन सकता है क्योंकि उसने मुझे मेरे भाले को शार्प करते हुए देख लिया था। लेकिन यहाँ एक चीज और है जो मुझे करनी है। विकिर बताता है कि सेरेब्रस एक ऐसी प्रजाति है जो कि अपनी जगहों को प्रोटेक्ट करती है और जो ये सेरेब्रस प्रोटेक्ट कर रहा था वो जरूर एक गुफा होगी जो कि यहीं कहीं होनी चाहिए। इसके आगे हमें डंजन के बारे में बताया जाता है, एक ऐसी खुफिया जगह जहाँ पर कई सारे खजाने मिलते हैं और कभी कभी काफी ताकतवर मॉन्स्टर भी मिलते हैं। अब हमें विकिर को दिखाया जाता है जो कि सेरेब्रस का मल अपने कपड़ों पे लगा रहा होता है ताकि छोटे मोटे दानव उससे दूर रहें। विकिर सोच रहा है, अब जबकि गेट कीपर नहीं रहा तो डंजन का रास्ता पूरी तरह से खाली है। इसके बाद विकिर वहाँ से डंजन को ढूंढने निकल पड़ता है और विकिर डंजन को ढूंढ भी लेता है और आगे कहता है, तो ये वो डंजन है जिसे सेरेब्रस प्रोटेक्ट कर रहा था। मुझे याद आया, समय में पीछे आने के बाद इस डंजन में आना मेरा सबसे जरूरी काम था। आगे विकिर कहता है कि ये डंजन अब से 10 साल बाद डिस्कवर होने वाली थी, लेकिन अब ये उन्हें खाली मिलेगी। इसी के बाद हम विकिर को काफी एक्साइटेड देखते हैं और डंजन में वो जाते वक्त कह रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ किस तरह के खजाने इस डंजन में मेरा वेट कर रहे होंगे। वेल गाइस, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और इसका अगला पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊंगा, तो सब्सक्राइब करके रख लेना और हाँ, कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।